नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 432। और जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए होगा मेरे भाई, वो टेलीग्राम चैनल है अपना मैथ्स बाय डीके शर्मा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हर दिन आपको सेट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे हो, सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल पे आते हैं। का यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 में बेचता है तो उसे 20% हानि हो जाती है, तो नारियल का क्रयमूल्य, अच्छा 32 में बेचा है, 20% हानि हो गया तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 80%। तो विक्रयमूल्य का कंपैरिजन विक्रयमूल्य से कर लिए, क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से गुना, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 अठी 32, 8 पचे 40, ऑप्शन डी। आसान सा ही सवाल था यार। देखिए देखें यार, अच्छा एक चीज बताइए, दो तीन तरीके से इस सवाल को करते हैं, पर ऐसे कर लीजिए। पूरे के बट्टा में कितना दिख रहा है, x, पूरा के बट्टा में x है, यानी x से दोनों को बारी बारी भाग करना पड़ेगा। x से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, कितना 15, x से डिवाइड करिएगा 9 बट्टा x। सिमिलरली आगे भी इसी तरीके से, तो यहाँ 15 माइनस 9 बट्टा y प्लस 15 माइनस 9 बट्टा z बराबर 0। अब यार 15 प्लस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45। अब आप बताना, माइनस 9 बट्टा एक्स दाएं साइड जाके प्लस 9 बट्टा एक्स प्लस 9 बट्टा वाई प्लस 9 बट्टा जेड, 9 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा जेड। 9 से काटिएगा 5 बार में, यानी 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टा वाई प्लस 1 बट्टा जेड का वैल्यू 5, और यही तो पूछा है, ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, का सुमन अपनी आय का 33.1/3% बचत करती है। अगर उसकी आय में x% और खर्च में 10% वृद्धि होती है तो उसके बचत में 22% की वृद्धि हो जाती है। x का मान ज्ञात करना है। अच्छा x क्या है, तो x है सर इनकम में x% का वृद्धि हुआ है, इनकम में x% का वृद्धि हुआ, और आपसे x का वैल्यू पूछा, यानी ये पूछ रहा है कि बताइए इनकम कितना परसेंट इंक्रीज किया है, कितना परसेंट उसका आय बढ़ गया। तो आप बताइए जरा, सुमन अपनी आय का अगर 33.1/3% बचाती है तो इसका फ्रैक्शन कितना, 1/3 हुआ। यानी इनकम अगर 3 है तो सेविंग की है 1। अच्छा 3 कमाई 1 बचाई तो उड़ाई, यानी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 2। का अगर उसकी आय में x% वृद्धि और खर्च में 10% वृद्धि होती है, अच्छा एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज कर गया तो 2 का 10% निकाल ही सकते हैं, पर पॉइंट में आएगा। पॉइंट से बचने के लिए अगर 2 जीरो लगा ले तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। कहा कि खर्च 10% बढ़ गया, 200 का 10% यानी कितना, 20 बढ़कर नया खर्च हो गया कितना, 220। अच्छा बचत 22% बढ़ गया, 100 का 22% यानी 22 बढ़कर हो गया कितना, 122। आप बस इतना बताइए अब उसका इनकम क्या होगा। तो सर 122 रुपए बचा के रखी है, 220 रुपए खर्च कर दी है, तो इनकम कितना, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस बचत इनकम हो जाएगा। तो ऐड करिएगा मेरे प्यारे भाई, कितना हो जाएगा, 342। तो यही चीज तो पूछ रहा है कि इनकम कितना परसेंट बढ़ गया। पहले इनकम था 300, अब हो गया 342, यानी वृद्धि हुआ है कितने का, 42 का। कितना पे मेरे प्यारे भाई, 300 पे। परसेंट 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 14 दिया 42, यानी कि 14%, ठीक है। चलिए देखिए, कहा गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 5000 खर्च किए, फिर उसने उसे 4000 में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक चीज तो आप सबको पता है कि यार किसी वस्तु को खरीदने के अलावा उसको लाने, ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य। तो कहा 2000 रुपए में खरीदा है और 500 रुपए बनवाने में खर्च किया है, तो क्रय मूल्य हो गया कितना, 2500 रुपए। अच्छा 4000 रुपए में बेच दिया है, तो कहा कितने परसेंट का लाभ होता। आप डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो भाई मेरे 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचे 25, 5 अठी 40, यानी 5 का चीज 8 में बेचा है तो लाभ हो गया कितने का, 3 का। कितना पर, क्रय मूल्य 5 पे, परसेंट 100 से गुना, 20 पचे 100, 20 दिया 60%, ऑप्शन बी। देखिए, कहा किसी संख्या के वर्ग का अंक, अंक नहीं मिसिंग है थोड़ा, यहां पे अंतिम अंक यानी यूनी डिजिट, वर्ग का अंतिम अंक 1 है।
तो आप जरा सोचिए, एक से लेकर 9 तक ही डिजिट है मेरे प्यारे भाई, उसके बाद तो इन डिजिट को यूज करके संख्या बनाया जाता है। तो 1 से लेकर 9 तक के ऐसे कौन कौन से अंक है जिसके स्क्वायर का इकाई अंक 1 होगा? तो आपके मन में आएगा सर 1, 1 का स्क्वायर करिएगा सर 1 आएगा, ठीक है। 9, 9 का स्क्वायर सर 81, 81 का इकाई अंक कितना है? 1। यानी कि 1 और 9 दो डिजिट ऐसे हैं जिसके वर्ग का, जिसके स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है, ठीक है ना। आपसे बोला कि उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, तो भाई 1 का क्यूब करिएगा तो 1 होगा, और 9 का क्यूब करिएगा 729 होगा। 729 का इकाई अंक कितना? 9, और 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक कितना? 1 ही रहेगा, यानी कि 1 और 9, ठीक है। देखिए ये कितना बार सवाल किया, पिछला लगातार 3 सेट से ये कर रहे हैं। 1 बट्टा, अब समझाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। 1 बट्टा छोटका कितना? 1 माइनस 1 बट्टा बड़का, बड़का कितना है मेरे भाई? 10, और पूरे के बट्टा में गुणनखंड का अंतर, हर जगह डिफरेंस कितने कितने का है? 1 का है। तो 10 एकम 10 में से 1 गया 9, और बट्टा 10, नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 बट्टा 10। देखिए कहा 4 गायों को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया है, ठीक है, ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोने में 2 गायों को छू सके। कहा कि इस प्रकार चारों कॉर्नर पे गाय को बांधे हैं कि आजू बाजू वाले कॉर्नर पे बांधे गए गाय एक दूसरे को स्पर्श करता हो, टच करता हो। आगे कहा यार कि यदि वर्गाकार खेत के अंदर के क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों की पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी यदि कोई इसे काटता है और इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है। देखें यार, कहा कि एक वर्गाकार खेत है मेरे प्यारे भाई, इसके चारों कॉर्नर पे जो है गाय इस प्रकार से बांधा गया है कि प्रत्येक गाय अपने आजू बाजू में बांधे गए गाय को छूता है। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से बांध दिए हैं, ठीक है। अब आप बताना, अगर इन चारों कॉर्नर पे आप गाय बांधे हैं तो गाय तो इस रीजन को, इस एरिया को तो चर ही लेगा, ठीक है, बच जाएगा ये वाला, उसके पहुंच से बाहर है ये रीजन। अब सवाल कहा क्या कि इस भाग में जो घास है इसको कोई आदमी आया और काट कर इन सभी गायों को खिलाना चाहता है, तो ये घास कितने दिनों तक खिला पाएगा, ठीक है। तो आप पहले तो ये बताना, इस वर्ग का भुजा 28 है, तो वर्ग का ये वर्गाकार जो खेत है इसका भुजा 28 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना? 784। अब आप बताना सबसे पहले तो ये कि गाय जिस भाग को चर सकता है उसका एरिया कितना होगा। तो आप सबको पता है कि सर ये टोटल 4 सेक्टर बन रहा है और वर्ग का प्रत्येक को 90-90, यानी कि ये 90-90 का 4 सेक्टर है। अच्छा 90-90 का 4 सेक्टर है, 90-90-90, इन चारों सेक्टर को मिलाइएगा तो एक सर्कल बन जाएगा 360 का। तो इन चारों सेक्टर का एरिया कहने का मतलब सर्कल का एरिया निकाल ले यार, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 आर रेडियस। आप बताना अगर ये पूरा 28 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 14, यानी हर सेक्टर का रेडियस 14 है, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 14 गुना 14, तो 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 56 और 5 61, 616। तो पूरे वर्ग के एरिया में से इन चारों सेक्टर का एरिया घटा दीजिएगा तो शेष छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? 168 वर्ग मीटर। अच्छा, जिस भाग को गाय चर सकती है उसका एरिया है 616, और ये जो घास है इस एरिया का ये कितने दिन तक चलता है? 22 दिन तक। तो कहा इस रिमेनिंग पार्ट वाला घास कितने, यानी 168 वर्ग मीटर वाला घास कितने दिन तक चलेगा? तो 22/616, कितना आसान है यार, इंटू 168। तो 22 से डिवाइड करिएगा मेरे प्यारे भाई, 22 से अगर डिवाइड करेंगे 22 दूना 44, 22 8 176, 28 से काटिएगा 28 6 168, यानी कि 6 दिन, ठीक है। देखिए कहा रेखा ए बी सी बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओके, ए बी सी वृत्त पर स्पर्श कर रहा है। कहा कि वृत्त पर बी, वृत्त को बी पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है। यहां पे थोड़ा मिसिंग है, ये कहा पी क्यू पैरेलल है ए सी के, ठीक है ना।
आगे कहा ये दोनों लाइन जो है पी क्यू और एसी एक दूसरे के पैरेलल है। कहा क्यू बी सी 70 है, क्यू बी सी ये वाला एंगल है 70 डिग्री। सवाल का पी बी क्यू ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आप सबको याद होगा यार, जैसे देखिए ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, ये कोई जीवा है, ये जो जीवा है स्पर्श रेखा के साथ सपोज थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर होगा। सुनिए फिर से हमने क्या बोला, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर होता है। अगर मेरे भाई इस जीवा द्वारा टेंजेंट के साथ बना कोण 70 है, तो इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये कोण भी कितना होगा, 70 होगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर, अगर ये 70 तो ये भी कितना 70, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अच्छा आप बताना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल कोण बनता है 180 का, 70 70 140, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन सी। देखिए का यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, मूलों का योग बताइए। मूलों का योग होता है मेरे प्यारे भाई माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी यानी कि माइनस 28 बट्टा ए यानी 7, माइनस 28 बट्टा 7 यानी माइनस 4। देखें का एक क्लब में महिलाओं का पुरुषों की संख्या से अनुपात है 3:2, यानी कि फीमेल है 3 यूनिट और मेल है 2 यूनिट। का हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है, तो इनका रेशियो 5:2 हो गया, यानी अब फीमेल है 5 और मेल है कितना 2। तो कहा अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, अब यानी कि वर्तमान में। अच्छा एक बात बताइए, अगर 300 महिला सदस्य आई है तो मेल सदस्य के संख्या में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं, फीमेल आई है तो फीमेल का संख्या बढ़ेगा, पर मेल का संख्या तो सेम कांस्टेंट ही रहेगा। यहां पर संयोग से मेल का संख्या सेम ही है, पहले भी 2 था अब भी 2, यानी मेल सेम है। पुरुष महिला 3 से 5 हो गई, यानी इंक्रीज हुआ कितने का 2 का, पर एक्चुअल में 300, 2 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना 300 बट्टा 2। कहा कि अब कितना फीमेल है, तो अब फीमेल है कितना 5 यूनिट, तो 5 से गुना, 2 से काटिए 150 बार, 15 पचे 75, 750। देखिए यार ए और बी एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी व्यवसाय में बी के बराबर निवेश करके जुड़ जाता है। अच्छा ए बी और सी 3 पार्टनर है। कहा ए और बी ने 3:5 में पैसे निवेश करके बिजनेस स्टार्ट किया है, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया है। कहा 6 महीने बाद सी जो है बी के इक्वल पैसा लगाकर बिजनेस में शामिल हो गया। अच्छा बी के इक्वल पैसा लगाया, यानी बी 5 लगाया तो सी भी कितना लगाया 5। ठीक है, कहा कि वार्षिक लाभ को ए बी सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। वार्षिक लाभ यानी कि 1 साल यानी 12 महीने के बाद लाभ को कहा किस रेशियो में बांटा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी बिजनेस स्टार्ट किया और एंड तक रहा, चूंकि भागने का चर्चा नहीं किया यानी एंड तक रहा होगा, यानी ए का पैसा बिजनेस में पूरे 12 महीने तक रहा होगा, बी का भी पैसा पूरे 12 महीने तक रहा होगा, तो ए का लाभ क्या होगा पूंजी गुना समय, बी का लाभ क्या होगा पूंजी गुना समय। अच्छा सी 6 महीने बाद आया, 12 महीने का बिजनेस है, 6 माह बाद आया, तो बिजनेस में रहा होगा क्या माह तक, 6 ही माह तक ना। ठीक है, अब ये तीनों का प्रॉफिट हो गया। अब काट लीजिए यार, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5, यानी 6 10 5, 6 10 5, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सा ही सवाल है यार। देखिए कहा यार, पढ़िए तो जरा, ए और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकता है, यानी ए अगर भरेगा तो 32 घंटे में भर देगा, सी भरेगा तो 48 घंटे में भर देगा, और बी 24 घंटे में खाली कर देगा। तो यार टंकी का कैपेसिटी क्या होगा 96, 32 तिया 96 भरने वाला है प्लस से, 48 दूना 96 ये भी भरने वाला है प्लस से, 24 चौक 96 खाली करने वाला है माइनस से। अब आगे सवाल में इसने बोला क्या यार, कहा क्या कि यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितना घंटे लगेंगे। पूरा टंकी नहीं भरना है, 2/3 भाग, 96 लीटर का टंकी है, 2/3 कहने का मतलब 96 का 2/3 यानी मेरे भाई 64 लीटर आपको भरना है। कितने समय में भर जाएगा। एक बात बताना, अगर तीनों नलों को एक साथ ओपन कर दिए, तीनों को अगर एक साथ ओपन कर दिए हैं तो ए 3 भरेगा बी 2 भरेगा, 3 और 2 5 भर रहा है और
सॉरी ए और सी 5 भर रहा है और बी 4 निकाल दे रहा है, 5 भर रहा 4 निकाल दे रहा है, यानी हर घंटे टंकी में पानी जा रहा होगा 1 लीटर। तो 1 घंटा में 1 लीटर, तो 64 लीटर भरने में क्या घंटा लगेगा? 64 घंटा। अरे अरे भाई, तीनों को ओपन करेंगे, 5 भरेगा, ये 4 खाली करेगा, तो हर घंटे 1 लीटर टंकी में पानी जाएगा। 1 घंटा में 1 लीटर जा रहा, तो 64 लीटर कितने समय में? तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 64 घंटा। ठीक है, देखिए का एक व्यक्ति सामान्य गति के 7/8 से यात्रा करता है, ओरिजिनल स्पीड के 7/8 से यात्रा करता है, यानी ओरिजिनल स्पीड 8 है तो अब यात्रा कर रहा है 7 से। ओरिजिनल वैल्यू हमेशा, फ्रैक्शन जब भी दिया ना तो बट्टा वाला वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है। अच्छा, स्पीड का रेशियो 7/8 है, 7/8 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 8/7। यानी पहले टाइम लगता था 7 यूनिट, अब टाइम लग रहा है 8 यूनिट, यानी कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, पर एक्चुअल में लग रहा है कितना ज्यादा? 22 मिनट। कहा बताइए उसका सामान्य समय, ओरिजिनल टाइम 7 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट 22 है, तो 7 यूनिट बराबर 154, ऑप्शन बी। देखिए कहा दूध का दाम 25 रुपए से बढ़कर 28, कोई सवाल है यार ये सब? 25 से बढ़कर 28 हो गया, कितना बढ़ गया? 3, कितना पर? 25 पर, परसेंट 100 से गुना, 25 चौक 100, 4 तिया 12%। ठीक है, चलिए। का यार 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 5:9 था। अच्छा एक बात बताइए, 10 वर्ष पहले ए और बी के एज का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई, कितना? 5:9। आगे का यार अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 15:7 है, 15 वर्ष बाद एज का रेशियो 15:7, 7 नहीं 17 है। ठीक है, आप सबको पता है कि दो व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होता है ऑलवेज सेम होता है। किसी भी सर्टेन टाइम में एक व्यक्ति का एज जितना बढ़ेगा या घटेगा, दूसरा का एज भी तो उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। यानी कि किसी भी सर्टेन टाइम में दो व्यक्ति के एज का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। तो यहां देखिए तो डिफरेंस कितने का है? 10 का। यहां डिफरेंस कितने का है मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलेंगे 8 का। सेम कहां है यार? तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाएंगे? तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर वाला में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे में गुना। तो 15 और 17 का अंतर 2, 2 से गुना करेंगे 10, 2 9 18, 5 9 का अंतर 4 से नीचे गुना करेंगे 60, 17 चौक 68। आप बताना ए के एज का डिफरेंस 50 है, बी के एज का भी डिफरेंस कितना? 50। अनुपात में डिफरेंस है 50 यूनिट का, पर एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? तो -10 + 10, 10 साल पहले और 15 साल बाद के बीच का डिफरेंस कितना है? तो जुटेगा ना, -10 + 15 डिफरेंस जुटता है, यानी 10 5 10 और 15 25, -10 यानी 10 साल पहले, +15 यानी 15 साल बाद, तो डिफरेंस कितने का होगा? 25 का। तो 50 यूनिट बराबर 25 ईयर, तो 1 यूनिट बराबर 25/50 यानी हाफ ईयर। और 1 यूनिट अगर हाफ ईयर है तो सवाल कहा कि बताइए अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी? 15 वर्ष बाद ए का एज पूछा है, तो ये इसका कोई यूज नहीं है, अनअरेंज वाला को हटा दीजिए। अच्छा 15 वर्ष बाद का ही तो रेशियो दिया है। 15 वर्ष बाद ए का एज है क्या यूनिट? 60 यूनिट। 1 यूनिट बराबर हाफ ईयर, तो 60 यूनिट बराबर 30 ईयर, 60 का आधा 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये सवाल लिख देते हैं यार, नहीं तो यहां पे दिक्कत हो जाएगा। ए 3 6 7 3 1 6 8 8 6 6 8 4 बी का ये 18 से विभाजित है। अच्छा 18 से विभाजित है कहने का मतलब 9 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा, तो 8 है -3b का वैल्यू। आप बताना अगर ये संख्या अगर 2 से कट रहा है तो 2 से कटने के लिए आखिरी अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या फिर 2 से कटने वाला कोई नंबर हो, यानी कि b का वैल्यू या तो 0 हो जाए या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, इससे तो काम बनेगा नहीं, यानी अब 9 का चेक करना पड़ेगा और 9 से कटने का रूल होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए जरा 6 या 3 9, 6 या 3 9, 8 और 1 9, यहाँ 6 या 4 10 और 8 18 हो गया ना। तो 7 और 8 15 6 21, अब प्लस ए अब प्लस बी। अब आप बताइए 21 से बड़ा नंबर जो 9 से कटता हो 27, यानी कि योग क्या आना चाहिए? 27, तभी तो ये 9 से कटेगा पूरा। ठीक है ना, यानी कि a + b बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6। a और b का योग 6 होना चाहिए। आप बताइए b का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, 2 4 6 8 ले सकते हैं। तो b अगर 0 लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। अच्छा आप बताना b 0 लेंगे तो 3 × 0 3 हो जाएगा, और 8 6 लेंगे तो 8 6 48, तो 48 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है।
अब बी का वैल्यू क्या ले सकते हैं 2, अगर बी 2 लेंगे तो एक कितना लेना पड़ेगा 4, तो 4 अठी 32 और 3 दूना 6, 32 में से 6 जाएगा 26, 26 है क्या, यस ऑप्शन डी 26। आप बोलेंगे सर ऐसा थोड़े ना होगा, और भी तो बी का वैल्यू हो सकता है, हाँ ठीक है 4 देख लेते हैं, अगर बी 4 लेंगे तो ए क्या हो जाएगा 2, तो बी 4 लेंगे तो 4 तिया 12, 8 दूना 16 में से 12 जाएगा 4, कहीं दिख नहीं रहा यार, 6 अगर लेंगे बी 6 लेंगे तो ए 0 हो जाएगा, और ए 0 होगा तो निगेटिव आ जाएगा, और ऑप्शन है नहीं, यानी कि केवल यही वैल्यू पॉसिबल है, बी 2 ए 4, ठीक है, आंसर 26 हो जाएगा। देखिए कहा अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती क्रमशः 20, 30, 60, 90, 100 और 120 सेकंड के अंतराल पर दिखाई देती है। यदि यह सभी बत्तियां एक ही समय पर दिखना शुरू हो जाए तो 2 घंटे में लाल बत्ती एक साथ कितनी बार दिखेगी, कितनी बार जलेगी, कितनी बार दिखेगी, कितनी बार जलेगी, बात एक ही है। ठीक है, तो यार देखें यार इन सब का एलसीएम, तो एक सबसे बड़ा नंबर 120 को पकड़ लिए, 20 से कट रहा है या 30 से कट रहा है या 60 से कट रहा है, 90, 100 और 120 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा, 180, हाँ 1800 हो जाएगा एलसीएम, 1800 सेकंड, ठीक है, यानी कि 1800 सेकंड के बाद ये सभी घंटियां या ये सभी बत्ती एक साथ दिखेगी, एक साथ जलेगी। 1800 सेकंड है, मिनट में लाएंगे 60 से डिवाइड करिएगा तो ये 30 मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब ये सभी बत्ती हर 30 मिनट के बाद एक साथ दिखेगी, ये सभी बत्ती हर 30 मिनट के बाद एक साथ दिखेगी। तो कहा 2 घंटे में कितनी बार एक साथ दिखेगी, 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट में कितनी बार, आप बताना 30 मिनट में अगर एक बार एक साथ दिखेगी तो 120 मिनट में कितनी बार, 4 बार। लेकिन मेरे भाई याद रखना है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पहली बार जब दिखी होगी ना वो अंडरस्टूड रहता है, उसको अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, तो एक अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितनी बार दिखेगी, 5 बार। आसान सा सवाल था यार। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के है, सेक प्लस कॉसेक एम है, तो एम इंटू के स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू पूछा है, तो एम का वैल्यू तो ये दिया है, ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं यार, सेक होता है 1 बट्टा कॉस, कॉसेक होता है 1 बट्टा साइन बराबर एम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस करेंगे तो ऊपर जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर एम। तो एम का वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू क्या आ गया सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू के स्क्वायर माइनस 1। अच्छा के स्क्वायर अगर आप मेंटली करेंगे ना तो के स्क्वायर यानी अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस क्या है 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 कट ही जाएगा। ये 1 कहां से आया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो प्लस का 1 माइनस कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा केवल कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा मेरे भाई। साइन प्लस कॉस का वैल्यू के है, तो के गुना 2 क्या हो जाएगा 2k, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखिए का है, गांव में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात है 5:4, यानी कि मेल और फीमेल के संख्या का रेशियो 5:4 है। आगे कहा है यार कि पुरुषों का साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं का अनुपात है 2:3, निरक्षर पुरुष और निरक्षर महिला का अनुपात है 4:3। यदि गांव में 3600 पुरुष साक्षर है, अच्छा 3600 साक्षर पुरुष हैं, साक्षर पुरुष का रेशियो कहाँ है जरा ढूंढिए तो। सर ये है साक्षर पुरुष और महिला का रेशियो, 3600 अगर पुरुष साक्षर है, साक्षर पुरुष का संख्या है 2 यूनिट, पर दिया है कितना 3600, तो 2 यूनिट बराबर 3600, तो 1 यूनिट बराबर 1800, तो 3 यूनिट बराबर 18 तिया 5400, यानी अगर साक्षर पुरुष का संख्या 3600 तो साक्षर महिला का संख्या होगा 5400। क्लियर है यहाँ बात। आगे निरक्षर पुरुष और निरक्षर महिला का रेशियो दिया है। एक तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट वाला अप्रोच से इस सवाल को कर लीजिए, या फिर अगर आप जनरल तरीके से बनाना चाहते हैं तो उससे भी कर लीजिए। कुछ लोगों को जनरल वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो उसी से करते हैं। अच्छा टोटल पुरुष का संख्या है कितना 5x, उसमें से साक्षर है कितना 3600, तो टोटल जितने पुरुष है उनमें से साक्षर पुरुषों का संख्या घटा देंगे तो ये निरक्षर पुरुष का संख्या बचेगा।
टोटल जितना महिलाएं हैं उनमें से साक्षर महिला का संख्या घटा देंगे तो ये निरक्षर महिला का संख्या आ जाएगा, और इनका रेशियो दिया है कितना 4/3। अब यार क्रॉस करेंगे तो 5 तिया 15x माइनस 36 तिया 108/00, 4 चौक 16x माइनस 54 चौक 216/00। सर 15x उधर जाके घटेगा x, माइनस 21,600 इधर आके जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका जस्ट आधा है, घटा देंगे आधा तो आधा बचेगा, यानी कि 10,800 बचेगा x का वैल्यू। x का वैल्यू 10,800, तो फीमेल यानी महिला का संख्या यानी 4x का वैल्यू, तो 4 से गुना करेंगे तो 0 0 4 8 32 4 1 4 यानी 43,200, ऑप्शन ए। ठीक है ना। देखिए का ए का वैल्यू 64 है, बी 289 है, इसका मान निकालना है। अच्छा ए का वैल्यू 64 है तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, बी 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना 17। मेरे प्यारे भाई 17 8 25, 25 का वर्गमूल 5 माइनस 17 हो जाएगा इसका वैल्यू, रूट बी यानी कि 289 का वर्गमूल 17 माइनस रूट ए 64 का वर्गमूल 8, तो 17 में से 8 जाएगा 9, 9 तो 9 का वर्गमूल 3, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 के पावर है 1/2 यानी ऑप्शन ए। देखिए का एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, क्रय मूल्य से 60% ज्यादा, क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 60% ज्यादा कितना 160 होगा। आगे कहा यार यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, 100 का चीज है 100 में खरीदे हैं 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि बेचे होंगे कितना में 120 में, तो कहा छूट प्रतिशत बताइए। 160 अंकित है 120 में बेचे हैं, यानी डिस्काउंट दिए कितना का 40 का, 40 का डिस्काउंट दिए होइएगा किस पर, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है यानी 160 पे, परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना, 40 चौक 4 से 25 चौक 100 यानी कि 25%। आसान सा ही सवाल है यार, इसको बहुत ज्यादा समझाने में टाइम भी खराब नहीं करना है। देखिए का 4200 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 50,182 हो जाती है, तो ब्याज की दर, अच्छा 4200 अगर 50,182 हो गई तो ब्याज कितने का मिला है, तो घर सर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो 2 8 8 882 का ब्याज मिला है कितने वर्षों में 3 वर्षों में, तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 3 दूना 6 3 27 3 चौक 12, ठीक है ना, यानी 294 रुपए का ब्याज एक साल में मिला, और एक साल का जो परसेंटेज ब्याज होता है वही तो रेट होता है, तो एक साल का परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं, यानी एक साल में 294 का ब्याज मिला है, किस पर ब्याज मिलता है सर प्रिंसिपल पर, यानी 294 का ब्याज एक साल में मिला है कितने पर 4200 पर, परसेंट में रिजल्ट पूछा है 100 से गुना, 0 से 0 कैंसिल, अब 7 दूना 14 28 एक 29 यानी 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हर साल आपको 7% ब्याज मिलेगा, और हर साल जो ब्याज मिलता है वही तो रेट होता है, यानी कि रेट है क्या परसेंट 7%। एक साल में 100 रुपए पर मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए का एक निश्चित राशि पर 9% के दर से 4 से 1/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो यहां से पहले निकाल लीजिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल मिलता है, रेट है 9%, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। अच्छा 2/5 ईयर का ब्याज, 9 दूना 18/5 यानी कि 18/5 यानी 3.6, तो यहाँ 36 प्लस 3.6 यानी कि 39.6% साधारण ब्याज मिलेगा। आगे बढ़िए, आगे कहा उसी राशि पर 2 साल के लिए 15% वार्षिक ब्याज दर पर कंपाउंडेड 8 मंथली, यानी कि हर 8 महीने पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट होता है, तो कहा कि भाई मेरे चक्रवृद्धि ब्याज से 1072.50 अधिक है, कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से कितना अधिक है 1072.50, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से अधिक है, तो राशि निकालना। अच्छा आप बताना 2 साल है, 2 साल यानी 24 महीना, तो अगर आप 8-8 महीने पर ब्याज देते हैं तो 24 महीना में अगर 8-8 महीने पर ब्याज दे रहे हैं तो कै बार ब्याज देना पड़ेगा 3 बार, 8 या 24 3 बार, यानी कि 3 ईयर मान लेते हैं, 3 टर्म होता है पर मान लिए 3 ईयर। अच्छा 15% वार्षिक है, वार्षिक कहने का मतलब एक साल, एक साल यानी 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, तो एक महीना के लिए इतना हो जाएगा, हमको 8 महीने के लिए चाहिए तो 8 से गुना, 4 तिया 12 4 दूना 8 3 पचे 15 यानी 5 दूना 10%। अब कितना आसान हो गया यार, 10% के दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो
1% हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? तो 6.5% का अंतर है, लेकिन एक्चुअल में अंतर है कितना? 1072.5 का। डेसिमल के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। राशि यानी 100% का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, डेसिमल तो खत्म हो जाएगा, कटता है तो काट दीजिए। 13 से कटेगा 13 पचे 65, 13 से काटिएगा 13 8 104, 104 32, 13 दूना 26, 13 पचे 65, यानी कि 5% बराबर 825 है। तो 100% बराबर कितना? इसका 20 गुना है। 20 गुना अगर इधर कर देंगे तो 0, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 8 16। ठीक है, 16,500, ऑप्शन डी। देखिए, कहा 8 पुरुष 12 महिलाएं काम को 4 दिन में। अच्छा, 8 मैन और 12 वुमेन अगर मिलकर काम करे तो काम को कितने दिन में कर देगी? ये लोग कर देगा 4 दिन में। तो टाइम से गुना कर दिए भाई, ये टोटल वर्क आ गया। आगे कहा कि 6 पुरुष 14 महिला उस काम को 5 दिन में। 6 मैन और 14 वुमेन काम को कितने दिन में? 5 दिन में। टाइम से गुना करिए, ये भी टोटल, दोनों टोटल है तो आपस में बराबर। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करें यार। 4 8 32 मैन और इधर 6 पचे 30, 32 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 12 चौक 48 ओमैन, इधर है 14 पचे 70 ओमैन। 48 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 22। 2 एकम 2 से 11 दूना 22। इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 11:1। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। मैन का एफिशिएंसी 11 यूनिट, यानी हर आदमी एक दिन में 11 काम करेगा। ओमैन का एफिशिएंसी है 1, यानी हर ओमैन एक दिन में 1 यूनिट काम करेगी। अब सवाल कहा मेरे प्यारे भाई कि बताइए 20 महिला उस काम को कितने दिन में? तो पहले टोटल वर्क बताइए। ये भी तो टोटल वर्क है, वो भी टोटल। कहीं से निकाल लीजिए, यहीं से निकाल लेते हैं। मैन है 11 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 11 8 88। ओमैन का एफिशिएंसी 1 है, 12 एकम 12, 88 और 12 100 और गुना 4 का इस टोटल वर्क को 20 महिला कितने दिन में? तो भाई मेरे एक महिला एक दिन में एक काम करती है। एक महिला एक दिन में एक काम, तो 20 महिला एक दिन में कितना काम? 20 काम। 20 महिला एक दिन में, सॉरी 20 महिला एक दिन में 20 काम करेगी, तो 20 महिला इस पूरे काम को कितने दिन में? एक दिन में 20 काम, तो इस पूरे काम को कितने दिन में? 20 से डिवाइड करिए, 20 पचे 100, 5 चौक 20 3, ऑप्शन में। ठीक है, देखिए का एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:3 के अनुपात में है, यानी बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है यार 5:3। का 20% लड़कों ने पिकनिक के लिए जाने से इनकार कर दिया। ठीक है बात। का जबकि 30 लड़कियां जो है पिकनिक जाने के लिए तैयार है। का यदि कुल 94 छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं, यदि कुल 94 छात्र पिकनिक जाने, ये 2 बार लाइन लिख दिया है यार। कहा 94 छात्र पिकनिक जाने के लिए तैयार हैं, तो क्लास में लड़कियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, देखिए टोटल कितने लोग पिकनिक जाने के लिए तैयार है? 94 बच्चे पिकनिक जाने के लिए तैयार है, जिनमें 30 लड़कियां हैं। तो टोटल 94 विद्यार्थी है, जिसमें 30 लड़कियां हैं। तो बॉयज कितना होगा मेरे प्यारे भाई जो पिकनिक पे जाने का फैसला किया होगा? 64 लड़के। अच्छा, यहां कहा है कि 20% लड़के पिकनिक पर जाने से इनकार कर दिया। टोटल 5 यूनिट लड़का है, जिसमें से 20%, तो 5 का 20% यानी 1/5, 20% यानी 1/5, तो 5 का 1/5 एक लड़का पिकनिक पर जाने से इनकार कर दिया। ओहो, लड़का है 5 यूनिट और 20% पिकनिक पर जाने से इनकार कर दिया। 20% यानी 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी एक बच्चा पिकनिक पर जाने से इनकार कर दिया। 5 में से एक नहीं जा रहा, तो जा रहा है कितना? 4 यूनिट। पर एक्चुअल में जा रहा है क्या? बच्चा 64 बच्चा। 4 यूनिट 64 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना? 16। 1 यूनिट 16 है, तो कहा क्लास में लड़की का कुल संख्या, तो लड़की का संख्या है 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 16, तो 3 यूनिट बराबर 16 तिया 48, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए का एक टेस्ट में लड़कियों और लड़कों के लिए क्रमशः न्यूनतम पासिंग प्रतिशत जो है 30% और 45% है। यानी कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए लड़की को 30% मार्क्स लाना पड़ेगा और लड़के को 45%। का एक लड़के ने 270 अंक प्राप्त किया और 90 अंकों से असफल रहा। 270 अंक लेकर आया और 90 से असफल रहा। अच्छा, एक बात बताइए, गर्ल्स को पास करने के लिए मिनिमम कितने अंक रिक्वायर्ड हैं? 30%।
और बॉयज को पास करने के लिए कम से कम कितने अंक लाने पड़ेंगे? 45%। कहा एक बच्चा 270 अंक लेकर आया और 90 अंकों से फेल कर गया। अच्छा 270 नंबर लाया, 90 से फेल कर गया, यानी पास करने के लिए 90 नंबर और लाना चाहिए था, यानी 270 प्लस 90 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 360। तो 45% पास करने के लिए चाहिए, पर एक्चुअल में चाहिए 360 नंबर। तो टोटल मार्क्स यानी 100%, टोटल कितने नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने नंबर का पेपर है वो निकाल लेते हैं 100% का वैल्यू। तो भाई 45 8 360 होता है, तो सर 1% 8, तो 100% बराबर कितना? 800, यानी टोटल 800 नंबर का पेपर है। ठीक है, अगर उसने 108 अंक बनाए तो एक लड़की को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, पास करने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है, ये पूछा है। आप बताना, टोटल 800 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है? 800। ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बॉयज के लिए ही 800 है। जैसे देखते ही हैं आप, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप का आप एग्जाम दे रहे हैं। बॉयज के लिए कट ऑफ अलग होता है, गर्ल्स के लिए अलग होता है, पर क्या सब लोग अलग अलग एग्जाम देते? नहीं, सब लोग तो 100 नंबर का अगर सवाल है तो हर लोग 100 नंबर के लिए ये एग्जाम दे रहा है। तो वही कहा कि यहाँ टोटल 800 नंबर का पेपर है, जिसमें गर्ल्स को पास करने के लिए 30% लाना है और बॉयज को पास करने के लिए 45% लाना है। क्लियर है ना बात? तो आप बताइए 800 का 30% कितना हो जाएगा? परसेंट से 2 जीरो 8 या 24, यानी कि गर्ल्स को पास करने के लिए 240 नंबर लाना पड़ेगा। का एक लड़की 108 नंबर लेकर आई है, तो पास करने के लिए अभी और कितना लाना पड़ेगा? तो मेरे प्यारे भाई लाना पड़ेगा 132 नंबर और। ठीक है, देखिए कहा 13:7 के अनुपात में दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 13:7। आगे कहा है कि सर पानी मिलाया, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 48% पानी हो। अच्छा वाटर 48%, तो मिल्क 52, 48 और 52, 48 52 4 से 52, 13 बार में 4 से 12 बार में 48। का कितना वाटर मिलाया जाए? अच्छा वाटर अगर मिलाएंगे तो मिल्क सेम होना चाहिए, और संजोग से सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल मिक्सचर है 60 लीटर का, अनुपात में मिल्क था 13, बाटर ये तो नया वाला है, बाटर मिलाने के बाद ओरिजिनल ये है 13 और 7 20। का कितना बाटर मिलाया जाए? 7 से 12 हो गया, यानी बाटर मिलाइएगा कितना? 5, तो 20 तिया 60, 3 पचे 15 लीटर। ठीक है, चलिए यार देखिए कहा एक बस जो है, एक बस 90 किलोमीटर पर आवर के गति से बिना रुके एक दूरी तय करती है, यानी कि कंटिन्यू चल रही है, लगातार चल रही है, तो हर घंटे बस कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 90 किलोमीटर। आगे कहा और वापस लौटते समय समान दूरी 75 किलोमीटर पर आवर के गति से तय करती है, तो प्रति घंटा औसत स्टॉपेज समय प्राप्त करें। देखिए यार लौटते समय वो हर घंटे 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जाते समय हर घंटे 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। क्यों? क्योंकि बिना रुके चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। आते समय उसका चाल है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी हर घंटे 75 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो आप बताइए कितना डिस्टेंस कम ट्रेवल की है? तो आप बोलेंगे सर 15 किलोमीटर दूरी कम तय की है, 15 किलोमीटर दूरी कम तय की है। तो कहा कि बस कितने स्टॉपेज, औसत स्टॉपेज समय यानी कितने देर के लिए बस रुकती है, ये पूछा है। अच्छा आप बताना 15 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रेवल की है, बस 15 किलोमीटर डिस्टेंस को अपने ओरिजिनल स्पीड के द्वारा जितने समय में तय करेगी उतने ही देर के लिए तो बस रुकी होगी। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 15 किलोमीटर दूरी अगर आप 90 के चाल से जाएंगे तो समय लगेगा कितना? 1/6 आवर। यानी अगर आप 15 किलोमीटर दूरी कम तय किए, इसका मतलब है कि आप 1/6 आवर तक रुके हैं, और यही पूछा है कि स्टॉपेज का समय कितना, तो 1/6 आवर है, पर आंसर मिनट में दिया, 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये 10 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए तो कहा गेहूं के कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं का मूल मात्रा, क्वांटिटी पूछा है, प्राइस नहीं पूछा है, क्वांटिटी मूल मात्रा। यार प्राइस 20% कम हो गया, प्राइस 20% कम हो गया, यानी कि 5 से हो गया कितना? 4,
और आप सबको पता है कि अगर खर्च कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे का इनवर्स होता है। प्राइस का रेशियो 5-4 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4-5। ठीक है, यानी पहले 4 केजी गेहूं लेकर आता था, आज 5 केजी गेहूं लेकर आ रहा है। कितना ज्यादा लेकर आ रहा है, 1 यूनिट, पर एक्चुअल में कितना ज्यादा ले रहा है, 5 केजी। तो 1 यूनिट बराबर 5 केजी। अब सवाल कहा गेहूं का मूल मात्रा यानी ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा है कि शुरुआत में गेहूं कितना लेकर आता था। तो शुरुआत में 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5 केजी, तो 4 यूनिट बराबर 20 केजी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा 5500 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और वह इस धनराशि का 12% मरम्मत पे खर्च कर देता है। अच्छा, 5500 रुपया में खरीदा है और मरम्मत पे खर्च किया है इस धनराशि का 12%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 12 पचे 60, हाथ में राछे 12 पचे 60 अच्छे 66, यानी 660 रुपए मरम्मत पे खर्च किया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे प्यारे भाई कितना, 6160। और कहा कि बाद में इसे 5% के कुल हानि पर बेच दिया, तो किस मूल्य पर बेचा। अच्छा, 6160 में खरीदे, 5% हानि पर बेचे, यानी बेचे होंगे कितना परसेंट में, 95% में। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 5 से 19 बार में, 2 से काटिएगा, 2 तिया 6, 0 2 अठी 16। ठीक है ना। अब यार यहां से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अठी 72, 9 तिया 27, यानी 2 8 7 15, 7 और 1 8, 3 2 5, 5852, 5852 ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।